हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड मीन्स गेट। ओके, ये टॉपिक आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए चाहे आप कॉमर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम इसको पढ़ने से पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं, क्यों आया, कैसे आया और किस तरह से इसे अप्लाई किया गया और इसके अंदर क्या क्या है। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था तब अल्टर पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन वर्ल्ड इकोनॉमी 3 डायमेंशन नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, 3 डायमेंशन की नीड थी। फर्स्ट क्या था, इंटरनेशनल ट्रेड की नीड थी, इंटरनेशनल फाइनेंस की नीड थी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन की नीड थी। अब इन थ्री इंटरनेशनल मतलब इनके अकॉर्डिंग अब क्या हुआ, एक 3 इंटरनेशनल बॉडी स्टेब्लिश की गई। किसके अंदर की गई? ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंदर। एक ब्रेटन वुड हम कह सकते हैं एक सम्मेलन हुआ था, उसके थ्रू ये 3 बॉडीज है। सो एक हमारा गेट भी था, बट हम पढ़ेंगे 3 कौन कौन से आई। हम आने वाली क्लासेस में इनको डिटेल में और भी पढ़ेंगे और इन तीनों में से आज मैं आपको गेट पढ़ाऊंगी। ओके, तो फर्स्ट था वर्ल्ड बैंक, जिसको क्या बोल, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कब स्टेब्लिश हुआ ये? जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, इट वाज टू गिव डेवलपमेंट असिस्टेंट टू ओवर 400 पोर कंट्री। इसका क्या मोटिव था कि डेवलपमेंट कर, इसने डेवलपमेंट किया 100 पुअर कंट्रीज के। एक आईएमएफ आया, आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, ये कब आया? जुलाई 1944 को। ये भी सेम आया क्योंकि ब्रिटेन वुड में, बट ऐसा नहीं कह सकते कि सब सेम ही आए हो, इनकी से गेट की डेट अलग थी। ये कब आया? जो बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम्स आई, तब आईएमएफ आया। ओके, और जो आज हम कवर करने वाले यानी गेट, गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि आया 1 जनवरी 1948 को विद द व्यू टू लिबरलाइज ट्रेड। ओके, अब हम इसे पढ़ेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल है? सबसे पहले तो क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एक्सटेंड इंटरनेशनल ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग लिबरल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ट्रेडिंग एनवायरनमेंट को ग्लोबल कर सके। ओके, द पर्पस वाज टू ब्रिंग आउट ऑल राउंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को इसको सब तरफ फैलाने का इसका पर्पस था। ओके, अब हम एक एक करके इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं। क्या था इसका ऑब्जेक्टिव? रेस करना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। ठीक है, जैसे कि इंडिया है, इसमें सब लोग अच्छे से रहे, सबका सबकी डेवलपमेंट हो, एक स्टैंडर्ड हो जाए लिविंग का लोगों का, तो इसको ग्रो करना, इसको रेस करना इसका एक ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, इसके बाद में था ensuring full employment, growing volume of real income and effective demand। को क्या करना था? फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था, ग्रोइंग करना था रियल इनकम को। ठीक है, और इफेक्टिव डिमांड को। डेवलपिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड, डेवलप करना था फुल यूज को, फुल यूज करना था रिसोर्सेज का जो कि दुनिया में अवेलेबल थे। ठीक है, डेवलपिंग। ओके, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपेंड करना था प्रोडक्शन को और इंटरनेशनल ट्रेड को। अब इसके कुछ प्रिंसिपल भी थे। क्या प्रिंसिपल थे इसके? नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, और इसका एक ये था प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। इसने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो वाली थी उसको प्रोहिबिट किया हुआ था, किसी की कोटा को लाइक कोटा वो डिस्करेज। ओके, और एक थर्ड था कंसल्टेशन। अब इसकी क्या कुछ एग्जम्पशन भी थी, मीन्स इसके कुछ अपवाद भी थे। क्या थे वो? कि कंट्री डेट वाज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, कंट्री क्या करती थी? फेस कर रही थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम। डेवलपिंग कंट्रीज का हमेशा से इशू रहा है। एग्रीकल्चर एंड फिशिंग प्रोडक्ट, इफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ these products was also subject to equally restrictive production, all marketing
कंट्रोल क्या था, जैसे कि एग्रीकल्चर होता है, जो मछली उत्पादन होता है, यदि डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता था, इन सबका वो सब्जेक्ट इक्वली रिस्ट्रिक्टिव प्रोडक्शन था, ऑल मार्केट में कंट्रोल था। ओके, तो ये कुछ इसके एग्जम्पशंस भी थी। अब इसमें क्या थी, इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी थी। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, उरुग्वे की, जो मतलब वो ब्रिटेन वुड हुआ था ना, उरुग्वे। ओके, इसमें क्या थी, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। क्या थी कि इन 38 ईयर्स ओनली 8 राउंड, 8वां जो उरुग्वे राउंड था, ठीक है, वही था, मतलब 38 ईयर्स में सिर्फ 8 राउंड्स आए। ओके, ईच राउंड टेक 5 to 7 ईयर, मतलब हर राउंड में 5 से 7 साल लगे। वेरी कॉम्प्लेक्स था ये। मोस्ट ऑफ पुअर कंट्री डिले ओवर कोस्ट ऑफ 2 to 3 year वैल्यूएबल टाइम बाय विच प्लानिंग ऑफ कंट्री वाज, मतलब इसके अंदर क्या था कि पुअर कंट्रीज थी जो डिले करती थी कोस्ट पर 2 से 3 साल के लिए। ओके, लार्ज नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स भी थे। अब हम पढ़ेंगे गेट के क्रिटिसिज्म कि क्या क्रिटिसिज्म थे। लास्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को ये बताया कि उरुग्वे जो था उसके प्रॉब्लम्स क्या है, बाकी ये सब हम गेट की बात कर रहे थे, बट मुझे लगा कि एक छोटा सा टॉपिक है, मुझे यहीं पर डाल देना चाहिए क्योंकि ये भी गेट से भी रिलेट कर रहा है। ओके, अब हम पढ़ेंगे गेट के क्रिटिसिज्म। मेन criticism of gate was that there were too many exemptions. Okay, फर्स्ट तो क्या था, एग्रीकल्चर ट्रेड का था कि प्रोग्रेसिवली ट्रेड इन एग्रीकल्चर बिकम मोर एंड मोर रेस्पेक्टिव, बोथ टैरिफ एंड एक्सपोर्ट सब्सिडी वर रेज्ड बाय डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर ट्रेड का इशू था, क्या था कि प्रोग्रेसिवली ट्रेड होता था एग्रीकल्चर में, ठीक है, ये मोर मोर रेस्पेक्टिव होता जा रहा था टैरिफ एंड एक्सपोर्ट में, और ये सब्सिडीज रेस की जा रही थी डेवलप कंट्रीज के द्वारा। ओके, टेक्सटाइल, in case of textile developed country mainly US operated trade through an elaborated quota system। यूएस ही मेनली ऑपरेट करती थी। वही चीज है ना कि डेवलपिंग के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा था, हर जगह पर दबदबा था, एक अपनी पावर लेके बैठे थे डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, थर्ड था कि ट्रेड लिबरलाइजेशन था कि ट्रेड लिबरलाइजेशन वाज मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू गुड्स ऑफ इंटरेस्ट टू डेवलप कंट्री। देखो यही चीज है कि मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड था इंटरेस्ट टू डेवलप कंट्री। और फोर्थ है वाई फ्रॉम 1950 to 1973 free tariff barriers fell and trade grew after 1974 non-tariff barriers increase in textile footwear clothing etc। क्या था कि 1950 से 73 के बीच में तो फ्री टैरिफ बैरियर्स थे जो कि फेल हो गए, एंड ट्रेड ग्रू आफ्टर 97 नॉन टैरिफ बैरियर इंक्रीज इन टेक्सटाइल। ओके, और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स थी वो इंक्रीज हो गई, जैसे कि टेक्सटाइल में, फुटवेयर में और क्लोथिंग। आयरनिकली developed countries were imposing non-tariff barriers while developing countries were forced to liberalize their trade। वही चीज हो रही थी कि डेवलप कंट्रीज को वही नॉन टेरिफ बैरियर्स लगाई जा रही थी, इम्पोज किए जा रही थी, बट वहीं पर डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स किया जा रहा था लिबरलाइज करने के लिए अपने ट्रेड को। ओके, तो ये था गेट। गेट मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती हूँ। मैं आज आपको ये बात बताना चाहूंगी, मेरा मोटिव ऐसा नहीं है कि मुझे बड़ी वीडियो करके आप लोगों को बोर करना है। मैं छोटी वीडियो बनाती हूँ, ऐसा नहीं है मैं छोटी वीडियो में कुछ कवर नहीं करती। एक टॉपिक से रिलेटेड जितना कुछ भी मुझसे हो पाता है मैं सब कुछ कवर करती हूँ। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।